नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल यानी कि पंचायत चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन प्रदेश में रस्साकशी अब भी बरकरार है। पंचायत चुनाव में उम्दा प्रदर्शन न करने के बावजूद कांग्रेस के हौसले हाई लेवल पर है। प्रियंका गांधी ने तो लखनऊ में आगामी चुनाव के मद्देनजर बेस कैंप भी बना लिया है, जहां से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग वो अब खुद करेंगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रियंका की इस एंट्री से कांग्रेस को मिलेगा कितना फायदा। वैसे प्रियंका प्रदेश सरकार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में आज वो लखीमपुर पहुंच गई। पंचायत चुनाव के दौरान अभद्रता का शिकार हुई सपा कार्यकर्ता से मुलाकात की, प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं पर गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करने को लेकर धारा 144 और कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 5 पदाधिकारी नामजद हो गए हैं। अब देखना होगा प्रियंका गांधी कांग्रेस की नैया कैसे पार लगाती है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ आलोक वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है श्रीवास्तव साहब। संजय गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद है स्टूडियो में। बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। कालीचरण स्नेही दलित चिंतक हमारे साथ मौजूद है। स्नेही साहब आपका भी बहुत स्वागत। रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संजय गुप्ता जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। मझधार में फंसी नैया, क्या प्रियंका बनेगी खेवैया? क्या उम्मीदें प्रियंका गांधी जिस तरह से मिशन यूपी में लग गई है, 2022 के मद्देनजर पूरी तैयार नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। कितनी उम्मीदें? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ केवल मात्र 2022 का विषय नहीं है, परंतु हमें ये समझना पड़ेगा कि आज किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, किस तरह से सरकार की ज्यादतियाँ और सरकार की विफलताएं, उसको लेके ज़रूर प्रियंका गांधी आज मैदान के अंदर हैं। और मैं समझता हूं कि उनके हो जाने मात्र से उन सारे लोगों को ताकत मिलेगी जिनके खिलाफ आपने देखा होगा पिछले चुनाव के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल करने के लिए कोई भी सीमाएं लांघी, चाहे महिलाओं से अभद्रता की बात हो, चाहे ये मैं किसी पार्टी के ऊपर विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्रॉस द पूरे प्रदेश के अंदर महिला शक्ति की बात है। दलितों के साथ जो अन्याय हो जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हो जा रहा है, जो हमारा युवा बेरोजगार है, बहुत से विषय हैं वहाँ पर। किस तरह से सरकार की विफलताएं हैं इस कोरोना को टैकल करने के लिए, किस तरह से सरकार विफल हुई है, सारी चीज़ें आपके सामने। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, वहाँ पर वैक्सीनेशन का कितना अभाव है, कितनी कमी वहाँ चल रही है। आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी चर्चा की एक डिबेट में की कि 2000 लाशें वहाँ गंगा में बहती हैं। किस तरह से प्रशासन विफल है, उन सारे मुद्दों को लेकर के आज सड़क के ऊपर खड़े हो जाने से, प्रियंका जी के नेतृत्व देने से मैं ज़रूर समझता हूँ इसमें कांग्रेस भी मजबूत होगी। और वहाँ पर जो एक आम आदमी की आवाज़ है, जो एक गरीब आदमी की, मजलूम की आवाज़ है, उसको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। और ज़रूर जो विफलताएं भारतीय जनता पार्टी है कि तो उन्हें वापस बाहर जाना चाहिए, सरकार के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। इस तरह के कृत्य करने वाले लोग, कुलदीप सेंगर जो इनके नेता थे, उनके खिलाफ एक्शन न लेने पाना, 1 साल के बाद सीबीआई को दखल देना पड़ा। तो बहुत से विषय हैं वहाँ पर, उन विषयों के ऊपर बात की जाएगी। किसानों का मुद्दा है, किस तरह से किसानों के खिलाफ जो वादे किए गए थे, इन्होंने वादे किए थे पहले, कोई वादा वहाँ पूरा नहीं हुआ। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार है कहने को, तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने विकास किया है। आप धरातल पे जाके देख लीजिए कहाँ है वो 100 स्मार्ट सिटीज़, कहाँ है। अगर हम चर्चा करने जाएं तो बहुत से विषय हैं। तो उन सारे विषयों के ऊपर आक्रामक तौर पर हमारी नेता प्रियंका जी और जिनकी इंदिरा गांधी जी की पोती हैं, जब वो वहाँ पर पहुँची हैं, तो मैं समझता हूँ ज़रूर उन सारी शब्दों को, उन बातों को आज ताकत मिलेगी और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वहाँ पे इस चुनाव में भी और आने वाले समय के अंदर भी किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए क्या लग रहा है, भाई बहन की जोड़ी क्या विरोधियों की कमर करेगी टेढ़ी?
नहीं, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है और ये प्रश्न उनसे होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता के विरुद्ध सारे विपक्षी दल अपनी आवाज बुलंद करेंगे। निश्चित तौर पे जिस तरीके का अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, जिस तरीके से यहाँ संवैधानिक चूल्हों को हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरीके से संवैधानिक ढांचे हिलाने का काम किया, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया, और एक संत की सरकार में लंठों की खूब बनी और छनी है, वो इस आप चुनाव के अंदर त्रयस्तरी देखे हैं। तो जिस तरीके से अस्मिता नारी अस्मिता को तार तार करने की कोशिश की गई, आज उन सांसद के रिश्तेदार के ऊपर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिसके उकसाने पे ये सारी चीजें हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। महिला को महिला की अस्मिता समझनी चाहिए थी। इस तरीके से तार तार नहीं किया जाता किसी चुनाव को जीतने के लिए। और बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के इस समय तक आपके प्रवक्ता जुटे नहीं है, नहीं तो कुछ सवाल मैं खुद कर लिया होता। मैं बधाई देना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता। आप कर सकते हैं सर, वो सुन रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं प्रियंका जी को बधाई देता हूँ कि कम से कम उन्होंने जनमानस से जुड़ना की शुरुआत की है, और ये बहुत अच्छी परिपाटी भी उन्होंने की कि चाहे किसी भी दल के नेता के साथ अगर अत्याचार हुआ है तो वो वहां जाकर के खड़ी हुई हैं। इसलिए हम उन्हें साधुवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और कम से कम इस तरीके की चीजें सभी पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहते हैं कि अगर उस नारी अस्मिता से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी स्वयं को अगर जोड़ती है तो योगी आदित्यनाथ जी को भी वहां जाके खड़ा होना चाहिए, और सिर्फ खड़ा ही नहीं होना चाहिए, वहां का चुनाव भी निरस्त करना चाहिए। और ऐसे तमाम जगह पर जहां उन्होंने इस तरीके की चीज प्रशासन से मिलकर उनके अराजक गुंडों ने किया है, वहां पे फिर से चुनाव होने चाहिए। ठीक है, आलोक वर्मा जी के पास जाएंगे, उनसे भी जवाब लेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालीचरण स्नेही दलित चिंतक हमारे साथ मौजूद है। कालीचरण जी, प्रियंका गांधी के इस मिशन यूपी को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो चिंता वो तमाम वर्गों की तरफ जता रही है, आप लोग कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं? चुनाव का मौसम आने वाला है तो स्वाभाविक है कि सभी पार्टियों के दलों के नेता जी उत्तर प्रदेश में आएंगे। जी, स्वाभाविक रूप में इन सब का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब दलितों पर अत्याचार नेता इस समय क्या रोल अपना, इस समय तो जो भी जाएगा वो सब चुनाव के खाते में जाएगा। जो भी दौरा कर रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, यद्यपि ये सही है कि प्रियंका जी की सक्रियता से यहाँ जो है सरकार पर जन दबाव पड़ेगा, लेकिन ये भी सही है कि सरकार को जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको यदि नहीं रोका गया तो निश्चय ही कि जनता का रुझान बदलेगा। आप लोगों को कांग्रेस पार्टी से कितनी उम्मीद है सर? और जिस तरह की तैयारियां धरातल पर कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है, कितनी उम्मीदें जगती हुई? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि चुनाव अभी दूर हैं, और यहाँ तो किसी भी चुनाव का जो माहौल है वो हर दिन बदलता रहता है। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी ये शुरुआती चरण आपके हिसाब से। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आप प्रियंका गांधी के इस मिशन यूपी को किस तरह से देख रहे हैं? वो डेरा डाले हुए हैं लखनऊ में, तमाम परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं, कार्यकर्ता को एक एक कार्यकर्ता को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी ला पाएंगे वहां कांग्रेस के लिए आंधी? देखिए शिल्पा जी, चुनाव को अभी 6-7 महीने हैं जी, तो अभी कोई एकदम से अफर्मेटिव हो के कोई एक वक्तव्य दे देना उचित नहीं रहेगा। और ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करें हम जी, तो पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी अपनी जो घर की सीटें हैं वो अक्सर वहीं नजर आती थीं, और उसके बाद पहली बार उनको पूर्वांचल में माफ कीजिएगा एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो कांग्रेस में नए सिरे से जान फूंकने का एक होने से
परसेप्टिव होने से हमने देखा अभी पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ, जी। हो सकता है कि प्रियंका गांधी का लखीमपुर खीरी या लखनऊ में जो उनका जमना है, ये मीडिया की दृष्टि में एक खबर हो जी। लेकिन जैसे हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि नेशनल मीडिया ने एक बाकायदा परसेप्शन अपना बनाया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना सकती है, इसकी चर्चा हर गली कूचे में नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में होने लगी। लेकिन नतीजा क्या रहा? ठीक है, 3 सीटें उनकी थी, उससे बहुत ज्यादा उन्होंने वहां जीती, लेकिन जो नेशनल परसेप्शन मीडिया में आने वाली तस्वीरें और जो आप कह रहे हैं या और लोग कह रहे हैं कि लगातार चुनावी सघन दौरों के बाद जो बनती है, वो ऐसा नहीं है कि चुनावी नतीजों में वो अंतिम तौर पर परिणत हो जाए। तो अभी जहां तक प्रियंका गांधी के दौरों का सवाल है, तो अच्छी बात है, बहुत दिन बाद उत्तर प्रदेश का उन्होंने रुख किया है। लेकिन 1.5 साल बाद एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी हाँ। कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़े विशाल हृदयता का परिचय देते हुए उनकी सक्रियता का स्वागत किया। हालांकि कि मुझे बिल्कुल वैसा लगा कि कोई अपना खेत जोत के पटेल लगा के सिंचाई करके तैयार करे और कोई दूसरा बहुत दिन बाद आए और उसमें बीज डालने बैठ जाए, फिर भी उसकी तारीफ करना यकीनन एक विशाल हृदयता का परिचय देना तो नहीं। मैं यहाँ पर कपिल श्रीवास्तव का इस पर जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगी। कपिल जी। नहीं, मैं बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूँ कि देखिए, हमारी कार्यकर्ता हैं जिनके पास वो हालचाल लेने के लिए गई थी, वो नारी अस्मिता के साथ खड़ी थी और यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता में विश्वास करने वाली ये भारत की संस्कृति है। और जो भी नारी अस्मिता के साथ खड़ा होगा, मैंने तो ये भी कहा कि योगी जी को भी वहां जाकर के खड़ा होना चाहिए। हाँ। और क्योंकि वो सरकार में तो उन्हें क्या करना चाहिए ये भी मैंने कहा। तो मैं तो हर उन नेताओं का स्वागत करूंगा जो नारी अस्मिता से अपने आप को जोड़ते हुए लखीमपुर में जाके यादव जी के साथ खड़े हो। लेकिन क्या आपके वोट नहीं खींच जाएंगे? इससे आप लोग चिंतित नहीं है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वोट खींचने और ना खींचने की तो बात ही नहीं है। ये नारी अस्मिता की बात है। यहाँ पे जो अत्याचार हुआ उसकी बात है। अगर अत्याचार के खिलाफ सारे दल एक साथ होते हैं तो सत्ता को तभी रोका जा सकता है, क्योंकि ये सत्ता जो है बहुत ज्यादा तानाशाही वाली सत्ता है और इसने जिस तरीके से लोकतंत्र के अधिकारों को रौंदा है, कोई दूसरी पार्टी नहीं रोक सकती है। जितनी अराजकता फैलानी थी फैलाई है। ये तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, हम तो योगी जी से भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें लगता है कि उनके लोगों ने नारी अस्मिता को तार किया है, हाँ। तो उन्हें दंड भी दें और उनकी जो सांसद हैं उनको भी दंड देने का काम करें, क्योंकि उनके इशारे पर ही ये सारी चीजें की गई है। ठीक है, तो जवाब लेते हैं इसका। योगी जी भी वहां जाके आलोक खड़े वर्मा हो, जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले योगी जी खड़े होंगे, जवाब उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। कपिल श्रीवास्तव, आपकी ईमानदारी की मैं दाद देना चाहूंगी। जितने बेहतरीन तरीके से आपने ये बात जनता के बीच रखी, ईमानदारी से इस बात को स्वीकारा और वेलकम किया कि सपा कार्यकर्ता की एक महिला अस्मिता की मसले पर प्रियंका गांधी जिस तरह से मुलाकात करने पहुंची, आपने उसका वेलकम किया। ये भी आपकी बहुत अच्छी बात, जिसका जिक्र रवि पाराशर ने भी किया था। वाकई में आपकी दाद देनी होगी और इन तमाम प्रवक्ताओं को इससे सीख लेनी चाहिए। अब मैं जवाब लेना चाहूंगी आलोक वर्मा जी आपसे। सवाल खड़ा किया गया है यहाँ पर कि योगी जी क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी को चिंता हो गई, क्या योगी जी को चिंता नहीं हुई? और क्या कार्रवाई? योगी जी को जो करना था, जाहिर सी बात है, जो लोग इस पूरे मामले में थे वो जेल में हैं और जो अधिकारी इसमें दोषी थे वो दोषी हैं, वो उनको भी सजा मिली है। ये कोई नई सी बात नहीं है, आप भी अच्छी तरह इस तरीके से जानती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आप बहुत देर से चर्चा आप कर रही थी और मैं उसे बहुत गौर से सुन रहा था। कभी कभी मुझे प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी सियासी सैलानी की तरह लगते हैं। 1.5 साल जब उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था, जब कोविड की महामारी से हम घिरे हुए थे, तब प्रियंका गांधी दिल्ली के अपने महल में थी। कुछ समय पहले कोई कह रहा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई हैं, कांग्रेस को जिताने का उनके ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ। अमेठी रायबरेली वो देखती हैं, दूसरे इलाके भी अब देखेगी। और ये भी कोई कह रहा था कि शीला दीक्षित जी का मकान खाली कराया गया है, उसमें प्रियंका गांधी आकर रहेंगी। लेकिन मैं देखता हूं कि प्रियंका गांधी ने पूरे 1.5 साल तक अपने महल में बिताए। जनता की फिक्र उनको रही नहीं, जनता के बीच में वो गई नहीं। छोड़ दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की बात, कुछ इलाकों में तो वो जाती जिसको वो गढ़ कहती हैं अपनी, चाहे वो अमेठी कह लें, चाहे वो रायबरेली कह लें, या दूसरे इलाके जिनको कांग्रेस अपना बेहतर इलाका समझती है, जहां से वो जीते होंगे, जहां के उनके कुछ विधायक होंगे, जहां के उनके कुछ सांसद होंगे, उन इलाकों में तो जाना चाहिए।
वहां के दुख दर्द को तो समझना चाहिए। उन इलाकों में अगर वो जाते, इसीलिए तो उनको सांसद या उनको विधायक बनाया गया था। लेकिन अब जब इलेक्शन 4-6 महीने दूर हैं, तब वो वहां दिल्ली से चली आई हैं, 2-3 दिन यहाँ बिताएंगी, कुछ इस तरह का प्रहसन करेंगी और उसके बाद चली जाएंगी। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का तरीका है, इस पर हमें कुछ कहना नहीं है। वो लोकतांत्रिक एक दल है, चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उनका अपना तरीका है काम करने का। लेकिन तमाम चीजों से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हमारे आपके लिए कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता है। हाँ। हमें हम सत्ता में हैं, हमें पूरा सिस्टम चलाना है। हाँ। और सिस्टम में बहुत तरीके से गुंडेगर्दी होती है। कौन नहीं जानता, जिस समय इलेक्शन हो रहा था समाजवादी पार्टी के गुंडे किस तरीके से खड़े हुए थे, किस तरीके से सुबह सुबह आह्वान कर दिया गया था। कौन नहीं जानता कि अखिलेश यादव ने जब इलेक्शन हुआ था जिला पंचायत का, तो अपने 11 जो है जिला अध्यक्षों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। क्यों दिखा दिया था? आप बार बार कहते हैं कि पूरे सिस्टम को हमने कवर कर लिया था, पूरा सिस्टम हमारे पक्ष में खड़ा था। फिर भाई, जब सिस्टम हमारे पक्ष में खड़ा था तो 11-12 लोगों की बलि लेने की जरूरत क्या? और ऐसे समय में जब 4-6 महीने बाद इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात है गुंडेगर्दी आपके खून में है। कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? ठीक है, कौन नहीं जल्दी से पहचानता रिएक्शन कि इस पर उत्तर प्रदेश कपिल की श्रीवास्तव और उसके बाद राजनीति अच्छी संजय तरीके गुप्ता से जानता है। 2012 अभी पूरी बात कहने नहीं दीजिए, 5 मिनट के बाद मैं मौन साध लूंगा। हाँ, बोलिए। 2012 से 2017 के बीच में कौन नहीं जानता कि अतीक अहमद कौन है? प्रयागराज के पूरे इलाके में अतीक अहमद किस तरीके से राजनीति करते थे। अतीक अहमद अखिलेश यादव को संरक्षण देते थे या अखिलेश यादव अतीक अहमद को संरक्षण देते, किसी को नहीं पता। अच्छी तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी अच्छी तरीके से जानते हैं। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में क्या नाम है? अगर आप ब्रिजभूषण सिंह को भी लेके रगड़ लो, थोड़ा बहुत ब्रिजभूषण सिंह को भी लेकर रगड़ लो, पंडित सिंह को भी लेकर के रगड़ लो, ब्रिजनारायण सिंह को भी लेकर के रगड़ लो, विनोद सिंह को भी लेकर के रगड़ लो। अगर आपको रगड़ना है तो छोड़ दोगे। बहुत शानदार लाया है आप, बहुत शानदार वकील है। अरे बहुत शानदार वकील है, बहुत शानदार। और अपनी पूरी बात कह लीजिए, समाजवादी पार्टी का कोई संबंध रहा है? एक करके आलोक जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद में रिएक्शन सुनूंगी। आलोक जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मैं मौन साध लूंगा। कपिल भाई, आप बहुत अच्छे वकील हैं, मैं जानता हूं। आप समाजवादी पार्टी की वकालत करने का दायित्व तो आपके पास है, बिल्कुल आप वकालत कीजिए। आलोक जी जल्दी से मुद्दे पर आइए सर, अपने आप को कंप्लीट कीजिए। मैं बहुत जल्दी से बात करना चाहता हूं। 2012 से 2017 के बीच में क्या क्या हुआ, कौन नहीं जानता? मुख्तार अंसारी कौन है? मुख्तार अंसारी को किस तरीके से योगी जी की सरकार पंजाब से खींच के उत्तर प्रदेश की जेल में लाया? कौन नहीं जानता कि मथुरा में क्या हुआ था? किसी को नहीं पता क्या? किस तरीके से जवाहर बाग का वहां पे कांड हुआ था? और उसके पीछे कौन था? वो जो रामवृक्ष यादव, अगर मैं नाम भूल नहीं रहा हूं, तो उसके पीछे कौन था? 32 लोगों की मौत हुई थी इस पूरे मामले में। किसको नहीं पता कि मुजफ्फरपुर का जो दंगा हुआ था किस तरीके से हुआ था? एक सेकंड, आलोक वर्मा जी आप कहां से कहां पहुंच गए? ठीक है, समझ में आ रहा है, चुनावी माहौल है, एक दूसरे पर आपको तंज कसना है, एक दूसरे को आपको नीचा दिखाना है। लेकिन सर, डिबेट जिस मुद्दे पर है, कम से कम उस पर तो आप रुकिए, उस पर तो जरा ठहरिए, चर्चा तभी सार्थक हो सकती है सर। अखिलेश यादव जी 1.5 साल से किस खोह में थे, किस सुरंग में थे? कपिल भाई कभी पूछ नहीं पाए। अच्छा ठीक है, कपिल जी जल्दी से, कि अब तक अखिलेश यादव को चिंता नहीं थी, प्रियंका गांधी को चिंता नहीं थी, अब जब चुनाव सर पर है सबको चिंता सताने लगी। जल्दी से आप इलेक्शन के बाद संजय गुप्ता। अपने लड़के की लाश ले जा रही थी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि सारे नेताओं के पीछे ये दिल में घुसाए हुए। आलोक जी सुन लीजिए, एक एक करके। अब कपिल जी बोल रहे हैं, आलोक जी सुन लीजिए। अच्छा, हल्ला कर लो भैया। नहीं, कपिल भाई बोलिए। हाँ, आलोक भैया बोल रहे हैं। हाँ, अरे बिल्कुल बोलिए भाई। पहली चीज तो आप ये जान लें कि मैं अगर वकील, अरे भाई सुनो, अगर हम वकील हैं साहब तो न्याय की ही बात करते हैं, अन्याय की बात नहीं करते हैं। दोनों तरफ के वकील अपने क्लाइंटों के लिए न्याय की बात करते हैं, जज साहब डिसाइड करते हैं। अब इसमें जज हमारी जनता है, वो 2022 में डिसाइड कर देगी। अरे सुन तो लीजिए, हम आप ही की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप सारे नेताओं को खोज रहे हैं कि कौन बिल में लुका गया, कौन कहां चला गया। अरे भाई, आपने नरेंद्र मोदी जी को देखा कि कहां चले गए? पैंडेमिक एक्ट लागू था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू था, सुप्रीम कोर्ट पूछ रही थी कि आपकी नीति क्या है, आपकी ऑक्सीजन नीति क्या है, केंद्र सरकार कहां है, केंद्र सरकार क्यों सो रही है, क्यों सरकार हत्या करा रही है, क्यों जीनोसाइड करा रही है। लेकिन साहब सो रहे थे,
बिल में थे कि कहाँ थे, अब तो ये आप बताओगे। और 8 महीने से जो कोविड काल के अंदर काशी की जनता तड़प रही थी, एक माँ ई रिक्शे पे अपने लड़के की लाश को ले जा रही थी, उसको आपने एम्बुलेंस तक नहीं मुहैया कराया था। ऑक्सीजन तो दूर की बात थी, वेंटिलेटर तो दूर की बात थी। और जिन माँ गंगे ने बुलाया था, उन माँ गंगे के पाट पे आपने राम नामी चादर खिंचवाया शवों पर से, जेबीसी से खोदवा करके अंग भंग करके शवों को गाड़ा है। ये भी तो दूर तक लग जाएगी बात। वापस मुद्दे पर आते हैं सर, वापस मुद्दे पर आते हैं सर। आपके मोदी जी कोरोना काल की तस्वीरों पर आज की चर्चा नहीं है सर, वापस से मुद्दे पर आते हैं। संजय गुप्ता जी, आपके पास जाते हुए, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि भैया प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो सियासी सैलानी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ जब चुनाव पास आते हैं तो डेरा डाल लेते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, और हर बार जो हश्र हुआ इस बार भी वही होने वाला है। इस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, नफरत फैलाने वाली जो सोच है, जो कौम है, गौरसेवादी विचारधारा, आप उससे उम्मीद भी क्या करेंगे? आप मुझे ये बताएं, जिन्हें ये सैलानी बता रहे हैं, इन्हें याद नहीं है कि 50 साल तक इसी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस लायक नहीं समझा कि उन्हें एक बार भी वहाँ सत्ता दी हो। इन्हें इस चीज़ का ध्यान नहीं है। अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, आप बीच में बोल रहे हैं, प्लीज सुनिए आप। शिल्पा जी, मुझे मदद कीजिए जरा, एक करके ये तरीका नहीं है। आलोक जी, एक बार अपनी बात रख लें, उसके बाद आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पान की दुकान पे नहीं खड़े हैं, राष्ट्रीय चैनल पे बहस कर रहे हैं, तो सबकी बात समझ भी आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो गौरसे वाली विचारधारा है, और जिस तरह से लोगों ने आपको इस देश में ठीक नहीं समझा, ना केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आपको सत्ता नहीं। दूसरी बात मैं आपको सुन रहा था, अभी आप बात कर रहे थे, बता रहे थे समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के उन लोगों की जो कि गुंडे हैं या बदमाश हैं या आपराधिक तत्व हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, जो शायद आपको नहीं पता होगा, एनसीबी का आंकड़ा बता देता हूं। 45% विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में जीत के आए हैं, उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, 40% से ज़्यादा इस देश की संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद दागी हैं। आपको इस बात का शायद आभास नहीं होगा, आप पहले पढ़ के आया कीजिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके दामन में खुद दाग होता है वो दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाया करते। और तीसरी बात ये कि किस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे गो हत्या, गो सेवा के नाम पर आपने हत्याएं कराई हो, चाहे वहाँ पे अल्पसंख्यकों को दबाया हो, चाहे आपने वहाँ पर किस तरह से दलित समाज को दबाया है। और मैं उससे आगे बढ़ के, आप छोड़ दीजिए, मैं इससे आगे बढ़ के बात करता हूँ। सुनिए आप, अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी टर्न आएगी जब बोलिएगा ना, आपकी टर्न आएगी बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अरे भाई साहब, आप किस तरह से, अरे सुन लीजिए ना, अरे आप अपने योगी जी के विषय पे सुनना चाहते हैं तो आपको बताता हूँ, देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपने ऊपर लगे हुए आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का काम किया। आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है कि आपके पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपनी सरकार में अपने लगे हुए आरोपों को वापस लेने का काम किया है? आपको मालूम नहीं है? एक सेकंड, मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा, जाने से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने अभी भी कहा प्रियंका गांधी तमाशा कर रही है, सर तमाशा आपको क्यों लग रहा है? एक विपक्षी दल होने के नाते अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है, धरातल पर उतरकर अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है, तो इसमें तमाशा आपको क्यों लग रहा है? नफरत फैलाते हैं, अगर नफरत सरकार से सवाल कर रही है तो क्या वो तमाशा हो जाएगा? बिल्कुल सवाल करना चाहिए, बिल्कुल सवाल करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कि जनता, जब स्मृति ईरानी 2 रुपया तेल भरने के ऊपर चौक पे खड़े होकर के बात करती थी, तो तब वो तमाशा नहीं था। सवाल पूछा है, उसका एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप करेंगे। बिल्कुल उनको सुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब कोई आपदा की स्थिति होती है, और किसी व्यक्ति के ऊपर भी आपदा की स्थिति होती है, गांव में किसी आदमी के ऊपर आपदा की स्थिति होती है, तो अपने सबसे कट्टर दुश्मन से भी मदद लेता है, और कट्टर दुश्मन भी उसके घर के सामने आके खड़ा हो जाता है। राजनीति में हम दुश्मन तो नहीं है, आपकी विचारधारा दूसरी हो सकती है, हम दक्षिणपंथी हैं, कोई समाजवादी हो सकता है, कोई मध्यमार्गी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा था, बड़ी मुश्किल स्थिति आई थी, और केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, तो आप थे कहां साहब? अब जब 4-6 भाई साहब, आपके निक्कर पहनने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता कहाँ थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके आरएसएस के जो निक्कर पहनने वाले कार्यकर्ता थे वो कहाँ थे? और सरकार की विफलताओं के बारे में आप जवाब देंगे? सभी लोगों से कहा गया था कि अपने घरों में रहिए, भीड़ एकत्रित ना करें, और अब दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि आप तमाम लोग कहाँ थे? सर
कांग्रेस के नेताओं पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, ठीक और है, मोदी जी की रैली कराते रवि हैं। पाराशर का रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद ब्रेक पर मैं जाएंगे। समझ रहा हूँ दुखती अरे आपके अरे आप गौरसे के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, एक लाइन में रवि पाराशर, रवि पाराशर दुखती रग में हाथ आपको रख दिया। इतिहास देखिए, पता नहीं है ना? सुन लेते हैं। एक लाइन में कहना चाहता हूँ, मैं कह लूं, आप कह लीजिए, चलिए आपको कह बोलिए लीजिए। सर, बोलिए। तो मैं जो शिल्पा आप जी, इनसे बुलवा लीजिए, ये बोलना शिल्पा चाहते हैं, आपका बहुत जो हो रहे हैं बोलने के लिए, बीजेपी बोलिए। प्रवक्ता से, हाँ। सर बोलिए। आलोक जी मेरा भी नाम लिया गया है, जरा मुझे भी सुन लीजिए। एक लाइन बोलना चाहता हूँ, ब्रेक में जाना चाहती है बिल्कुल शिल्पा। असल में जो सवाल आपसे ये किया गया था कि आपने ये क्यों कहा कि जवाब तो आपको देना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में एक जवाब आया इसका, इसलिए मैंने उंगली उठाई। हाँ। शिल्पा, वो ये है कि जब क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, तो ठीक है, विपक्षी नेताओं को अपनी बातें, अपनी रैलियां, अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए कुछ भी करने का अधिकार है। ठीक है। असल में ड्रामा तब लगता है जब यूपी में तो आप चले जाते हैं, लेकिन राजस्थान में जहां आपकी सरकार है, वहां पर बहुत जघन्य महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, तब आप वहां नहीं जाते, इसलिए लगता है कि ये ड्रामा हो रहा है। चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं संजय गुप्ता जी से लूंगी। रवि पाराशर ने जिसका जिक्र किया कि आपको अपने राज्यों में इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आती हैं, जो उत्तर प्रदेश में आकर आप लोग सहानुभूति दिखाते हैं या फिर महिला कार्ड प्ले करने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से होती है। आपके अपने राज्यों के अंदर स्थितियां क्या होती है, वहां पर आंखें क्यों मूंद लेते हैं आप लोग? इसलिए ऐसे कैसे इस पर विश्वास किया जाए? शिल्पा जी, वैसे तो आप चर्चा आज उत्तर प्रदेश पे कर रही थी, मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकारें तमाम प्रदेशों में और जहाँ जहाँ उनकी सत्ता है बिल्कुल गंभीर है, और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हम गंभीर हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन आरएसएस की तरह नहीं है कि जहाँ 50 सालों तक हमने किसी महिला को वहाँ पर आने नहीं दिया इन लोगों ने। उस तरह की हमारी सोच नहीं है। मगर मैं ये गैर प्रासंगिक विषय है, मैं दूसरे जो जरूरी विषय हैं उन पे बात करना चाहता हूँ। मंशा पर यहाँ पर सवाल है, मैं दूसरे राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जरूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की मंशा क्लियर है, आप देख रही हैं। चिंता व्यक्त करते हैं जब आपके अपने शासित प्रदेशों के अंदर वो तमाम चीजें होती है, तब आप लोग कहीं मौन से हो जाते हैं। मैं वहीं आ जा रहा हूँ, मेरा सवाल, मैं वहीं आ रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, आपके जो प्रश्न है मैं उसको बिल्कुल उसकी डिनाई करना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। 33% रिजर्वेशन की बात थी तो कांग्रेस ने दिया, और सोनिया गांधी जी हमें लड़ी है। मैं केवल उससे और आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि विषय कहीं छूट रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ मेरे बीजेपी के प्रवक्ता से, इन्होंने एक भी, मैंने जितने प्रश्न पहले पूछे थे, एक का जवाब नहीं दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले भाग में ये जवाब देंगे। सुन ले प्रश्न जरा ध्यान से। पेट्रोल और डीजल के विषय पे जो आपकी सरकारों ने वायदे किए थे 2014 और 2017 के अंदर, आज क्या स्थिति है? कितना आप उसके अंदर एक्साइज ले रहे हैं, कितना आप वैट ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ज़रा जवाब दे दें। उसके आगे बढ़ जाएँ रसोई गैस, उससे आगे बढ़ जाएँ CNG, उससे आगे बढ़ जाएँ खाने का तेल, उससे आगे बढ़ जाएँ राशन, जो कि 40 से 50% महंगा हो चुका है। आप सब्जी का, परिवहन का, दूध का, आज जो ये महंगाई आपने बनाई है, जिस तरह से आपकी सरकारें विफल हुई हैं, तो क्या आज बताइए, आज विपक्ष प्रश्न पूछता है, आपको बुरा लगता है, नफरत आने लगती है, आप उनको सैलानी कहने लगते हैं? अरे भैया 50 साल तक आप भी तो सैलानी थे, 50 साल तक आप भी सैलानी थे। दो सीटें याद हैं आपको? और जिस प्रियंका गांधी को आप एक मैं कह के खत्म करूंगा, जिस प्रियंका गांधी को आप चुनौती दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं है उसके डीएनए में देश की और उत्तर प्रदेश की सेवा उसके डीएनए में है, और पूरे परिवार ने शहादत दी है, खून दिया है इस देश की धरती को, और वो पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आप उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ से आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि जब जिस तरह की बातें आप करेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को ऊर्जा मिलेगी आपकी बात से। नहीं, इससे पहले भी आई थी, नहीं जरूर, चुनावों में भी उन्होंने मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह की नफरत, किस तरह की नफरत इन लोगों के अंदर है। अरे ये बेहतर होता है ये खड़े होकर के अपनी उपलब्धियां बताते, आज ये नफरत की बात कर रहे हैं। ये प्रियंका गांधी पे प्रश्न उठाना चाहते हैं। अरे आप बंगारू लक्ष्मण के लोग हैं, आप गौरसे के लोग हैं, आपको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है, और आप चर्चा करना चाहते हैं प्रियंका गांधी पे। अरे अपने अंदर झांक के तो देख लीजिए, अपना चेहरा देखिए, किस तरह राम के नाम पे आप चंदा खा जाते हैं, किस तरह से आपकी करतूतें हैं, देखिए ना आप किस तरह से गंगा मैली की है आपने। ठीक है आलोक जी बोलिए। हमारे मित्र हैं, कह रहे थे कि कौन नफरत करता है इनके साथ। मैं तो कहूंगा नहीं, आप नफरत का ही आपका संगठन है। अब आप ही बोल लीजिए सर, मैं शांत हो जाता, आप बोल लीजिए। नहीं जरूर, क्यों पूरी नहीं, तरीके से बोल लीजिए। अरे पूरी तरीके से बोल लीजिए प्लीज सर, समय जाया ना करें, जल्दी से जवाब दीजिए।
आलोक जी बोलिए। कहते हैं नफरत है। हाँ। मुझे तो लगता है कभी कभी कि कांग्रेसियों को कांग्रेसियों के साथ ही नफरत है। आप खुद ही अपनी जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। अरे हमें कुछ सरकार करने की उपलब्धियां जरूरत नहीं है। बताइए, विफलताओं पे चर्चा आप आइए, कीजिए। रुकिए तो, कहाँ पहुंच गए आप? रुकेंगे। अरे सरकार की थोड़ा विफलताओं पे धैर्य बताएंगे, अपनी सरकार संजय की जी, सुन विफलताओं लेते पे हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? तरीके से मैं टोकता रहूंगा। आज मैं प्रियंका टोकता गांधी रहूंगा। पर चर्चा हो रही है, इस तरीके से टोकते प्रियंका रहेंगे। गांधी के इनकी जादू पर आवाज- चर्चा हो रही है, इनकी उनकी आवाज तैयारियों पर म्यूट चर्चा हो रही कीजिए। है। ठीक है, या आलोक इनकी जी आवाज बोलिए। म्यूट कीजिए। नहीं, इस तरीके आलोक से जी नहीं बोलिए, बोल वो सुन पाऊंगा। रहे हैं, बोलिए। नहीं, आपको म्यूट ना किया जाए। अरे मैं या तो आप नहीं, इनकी लगातार आवाज म्यूट पिछले कीजिए। 20 प्लीज मिनट सर, से आई आप एम बोल रहे रिक्वेस्टिंग बोथ हैं, ऑफ यू। आपको म्यूट ना किया जाए क्या? मेंटेन कीजिए प्लीज सर, एक एक करके सर। आप सभी को मौका दिया जा रहा है ना बोलने के लिए। जब जब जिसका समय आएगा तब तक प्लीज अपनी बात आप लोग रखिएगा, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे का समय जाया करेंगे तो सर नुकसान सभी का है। जल्दी से आलोक जी, उसके बाद मैं रवि पाराशर के पास जाऊंगी। नहीं, फिर वो बीच में बोल पड़ेंगे। मैं आलोक जी इस प्लीज तरीके से जल्दी बहस से नहीं कर सकता अपनी ना। बात मुद्दे पर रखिए। देखिए, कांग्रेस के मित्रों को जो मैं बोलूंगा वो रास नहीं आएगा, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, और रास आना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस नौकरी की बात कर रही थी। हमने पिछले 4 साढ़े 4 साल में 4 लाख के आसपास सरकारी नौकरी हमने दी है लोगों को। वो क्या करते हैं? राजस्थान से कुछ लोग कल निकल के आए थे, जब उनको पता चला कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हैं। उनको प्रियंका गांधी मिल नहीं रही थी, उनके अपने नेता नहीं मिल रहे थे। वो बेचारे वहां से सफर करके उत्तर प्रदेश में आए थे, कांग्रेस से मिलने के लिए आए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेसियों ने किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, किस तरीके से उनसे मारपीट की, किस मसले पर? नौकरी के मसले पर। तो साहब, आप हमसे क्या सवाल करते हैं? हम तो सरकार की विफलताओं पे पूछ रहा हूँ भाई साहब, या आपकी उपलब्धि पे पूछ रहा हूँ। उपलब्धि बता दीजिए सर। दरअसल समस्या यहीं पर आ जाती है, जो सवाल पूछा जाता है उस पर कोई रहता नहीं है। बस उन्हें जो कहना होता है वो कह देते हैं, चाहे वो ताल्लुक रखता हो मुद्दे से या ना रखता हो। कपिल जी, जल्दी से आपका रिएक्शन, उसके बाद रवि पाराशर। नहीं, देखिए, थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा, क्योंकि बहुत देर बाद हमारे पास आ पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अभी इन्होंने कहा कि 4 लाख नौकरियां इन्होंने दी हैं। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात, हम क्लैपिंग कर देंगे अगर आपने दी हुई। एक काम बस कर दीजिए कि मानसून सत्र सारा उत्तर प्रदेश की जनता आज क्लैपिंग करना चाहती है। आपने 4 लाख नौकरियां दी हैं। आप देखिए, कितना बड़ा झूठ है। अरे भाई सुन तो लो, हम तो आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, तब भी आप सुनने के लिए नहीं तैयार है। अरे सुन लो मेरे दोस्त, सुन लो मेरे भैया। मैं एक बात कह रहा हूं कि आप एक काम कीजिए, मानसून सत्र आने वाला है विधानसभा का। आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए उन 4 लाख नौकरियों पे कि कब आपने अधिसूचना जारी की थी, और कब आपने एग्जाम ले लिया, और कब आपने पोस्टिंग कर दिया, और वेतन कब आपने स्वीकृत की थी उन पोस्टों की। हम मान लेंगे कि आपने 4 लाख दे दिया। मैं इस पकड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जहाँ मुखिया ही ये बात कहते हो, जहाँ मुखिया ही ये बात कहते हो, मैं आपको बोलना चाहूंगी। वापस से मुद्दे पर आते हैं सर, प्रियंका गांधी पर आते हैं सर। प्रियंका गांधी की तैयारियों पर, कांग्रेस की तैयारियों पर आते हैं सर। कोई ऐसा तो नहीं है, प्रियंका गांधी पहली दफा यहाँ पर आई है। अब ऐसे में आप मुझे इतना बताइए कि क्या ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने की कोशिश, क्या अंदर खाने ऐसे या भविष्य में ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ सकती है सर, अगर वक्त की ऐसी दरकार रही तो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन रही तो? क्योंकि आज की तस्वीरें तो कुछ इसी तरफ इशारा करती हुई, जिस तरह से सहानुभूति दिखा रही थी प्रियंका गांधी, बेशक से महिला अस्मिता के मुद्दे पर, लेकिन क्या आगे आगामी चुनाव के मद्देनजर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? कपिल श्रीवास्तव, एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली तस्वीर कहीं ना कहीं हमने आज देखी है सपा और कांग्रेस के बीच। नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न अपनी जगह जायज है, और मैं उस पर पूरा जवाब दूंगा। भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं जी। मैं आपको एक बात, सीधी सी बात कह रहा हूं कि देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जो हैं, उन्होंने नारी अस्मिता से अपने आप को जोड़ करके वो वहां ले गई। हाँ। और उस घर पे 4 समाजवादी झंडे बड़े बड़े लहरा रहे थे। और ये बहुत बड़ा हृदय है कि अगर नारी अस्मिता के लिए उन्होंने राजनीति को किनारे रखा है। लेकिन हमारे चश्मे ऐसे हैं कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति अच्छा भी काम करे तो हम उसको राजनीतिक एंगल से देखने लगते हैं। देखिए, कांग्रेस सांप्रदायिक दल नहीं है, इसलिए हमने उसका साथ किया था, और हमारे मुखिया ने पहले ही कह दिया कि हम कोई बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। हम आज भी आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस से जो हमारा गठबंधन था, या आगे हम कभी केंद्र की राजनीति में जब भाजपा के विरुद्ध लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन करते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि हम सांप्रदायिक दल से देश नहीं हाथ में दे सकते। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है,
तो कांग्रेस की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अलग नहीं है। नीतियां एक है। हमारा विरोध नीतियों पर हो सकता है, व्यक्तित्व पर नहीं है। जी। प्रियंका गांधी जी एक शहीद के परिवार से हैं। वो वहां पर नारी अस्मिता से जोड़ने गई थी अपने आप को। वो समाजवादी झंडा जिस घर पे 4 लहरा रहा हो, वहां पे जरा योगी जी जाकर के बैठ तो ले। मैं तो कह रहा हूं, बड़ा हृदय मान लूंगा। आलोक भाई कहने के लिए तैयार नहीं। क्या आदित्यनाथ जी बिना मां के तो आए नहीं है? उनको भी अपनी नारी अस्मिता से अपनी मां की अस्मिता उसमें दिखनी चाहिए। भले अगर वो हमारे महंत है, संत हैं, वो नहीं उन्होंने शादी किया है, कोई बात नहीं, कम से कम मां तो है ना उनकी। ठीक है। तो उनको तो एक नारी के चरित्र में मां दिखनी चाहिए। और मां की अस्मिता लुटी थी, वहां तार तार हुई थी, उन्होंने कोई वाजिब कार्रवाई नहीं की है। तो कम से कम अगर कोई बहन जुड़ रही है अपनी एक बहन से, वो उसकी अस्मिता से जुड़ रही है, तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है। रवि पाराशर भी हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, उत्तर प्रदेश में प्रियंका की इस महिला कार्ड को आप किस तरह से देख रहे हैं? और जो सवाल मैंने कपिल श्रीवास्तव से पूछा था कि क्या भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि अगर नौबत आई ऐसी, सपा और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? देखिए, अभी अगर हम आज के इस घटनाक्रम को देखें और कपिश जी ने जो जवाब दिया है आपके प्रश्न के बाबत, तो उससे बिल्कुल साफ है कि पहले भी यूपी के 2 लड़के साथ आ चुके हैं, लेकिन वो साथ रास नहीं आया था। और फिर यूपी के दोनों लड़कों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली। और ये बात भी सही है कि अखिलेश यादव दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक के पिएंगे। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि क्योंकि यूपी में न केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज को या उनके जो भी ऑरा उन्होंने बनाया है अपने 5 साल के शासन के दौरान, उससे विपक्ष को पूरे निपटना है, बल्कि आप ये भी ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनका चेहरा भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक करिश्माई काम किया है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को यही उम्मीद होगी कि न केवल योगी आदित्यनाथ बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी बहुत सारे जो केंद्रीय स्तर पर जो नेता हैं, और अभी जो रिशफल केंद्रीय कैबिनेट में हुआ, नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये इस संभावना से कतई तौर पर कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, जैसा इन्होंने माना भी है कि चुनाव के बाद बाहर रहते हुए सरकार में या सरकार में शामिल होते अगर ऐसी कोई नौबत आती है, देखिए अभी की जो जमीनी हकीकत है पॉलिटिकल उत्तर प्रदेश की, तो ये तय लग रहा है अभी से कि मुख्य मुकाबला वहां त्रिकोणीय नहीं होना है। मुख्य मुकाबला वहां भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी और समाजवादी पार्टी। और तो ऐसे में चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, ठीक है, जिससे कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपने लेकिन वो अभी दूर की कौड़ी है। चलिए ठीक है, कपिल जी आपसे मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार कालीचरण स्नेही जी का मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। वो इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो प्रियंका गांधी की आज की इस मुलाकात के बारे में क्या सोचते हैं? इस महिला और नारी अस्मिता के मुद्दे पर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी, उसको लेकर क्या सोचते हैं? उसके बाद कपिल श्रीवास्तव आपका रिएक्शन। कालीचरण जी, देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो कहा और कपिल जी ने जो कहा, वो स्वाभाविक रूप में है कि यदि कोई नेता या किसी राष्ट्रीय दल का बड़ा नेता या नेत्री इस तरह के मुद्दों को उठाती है और सहानुभूति जताने के लिए जाती है, उनके साथ खड़ी होती है, तो स्वाभाविक है सबको अच्छा लगेगा, स्वागत है इस चीज का। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष के लिए पर्याप्त मुद्दे हैं, जैसे कि अभी है कि महंगाई बढ़ रही है, तमाम प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, तो इन सब पर विपक्ष के लिए पर्याप्त मौका है। लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका में उस तरह से दिख नहीं पा रहा है जिस तरह से दिखना चाहिए। जब कोई घटना घट जाती है तब उनका इस तरह से आना जाना वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी देखिए नीट में जो है ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने की खबरें आ रही हैं, इस पर विपक्षियों का तो कभी साफ नहीं हुआ है। दलितों की छात्रवृत्ति और ओबीसी की छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में समय पर नहीं मिल रही है, इस पर भी विपक्ष ने अपनी कोई भूमिका का निर्वाह नहीं किया है, सरकार को नहीं घेरा है, किया जाना चाहिए था। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इन तात्कालिक मुद्दों को उठाना चाहिए और ये सही बात है कि विशेष बैकलॉग निकाल करके भर्ती करना चाहिए।
ठीक है। अभी हमारे वर्मा जी कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां मिली हैं, लेकिन क्या बता सकता है कोई प्रवक्ता कि दलितों और ओबीसी को कितनी नौकरियां दी गई हैं? ये सही, ये स्पेशल बैकलॉग लगा करके जब तक नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, जब तक जो हाशिए पर पड़ा हुआ वर्ग है उसको कैसे हम भागीदारी देंगे? ठीक है। सरकार को चाहिए कि विपक्षियों को मौका ना मिले, इसके अभी उनके पास समय है। हाँ। और वो ईश्वर वो काम स्वाभाविक रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी अगर ये करना चाहे तो। चलिए ठीक है, एक और छोटा सा मैं आपसे कालीचरण जी सवाल लेना चाहूंगी, और वो ये कि क्या आपको भी यही लग रहा है कांग्रेस की इतनी तैयारियों के बावजूद मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही होने वाला है, या फिर ये शुरुआती चरण है, आगे जाते जाते परिस्थितियां बदल सकती है, कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे सकती है? ये बहुत बड़ा एक साजिश है। बीएसपी का अपना एक जनाधार है। हाँ। ये आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलीय राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जाति की राजनीति है यहाँ। यहाँ वोटों का बंटवारा जाति के अंदर फिक्स रहता है, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। 5-6% वोट ही यहाँ वहाँ होते हैं। तो बीएसपी जो इतना अपना जनाधार रखती है, उसकी स्थिति कुछ भी होती रही हो बात अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि बीएसपी को कम आंका गया तो स्वाभाविक रूप में नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सही बात है कि इस समय बीएसपी की सक्रियता उस तरह से दिखाई नहीं दे रही जिस तरह से उनको आना चाहिए। मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा में ही रहेगा, ये कांग्रेस भी टक्कर दे सकती है? मेरा सवाल ये था सर। नहीं, कांग्रेस अभी देखिए, कांग्रेस की स्थिति मुझे लगता है कि थोड़ा और बाद में जाएगी। अच्छा। मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय होगा। हाँ, चलिए ठीक है। कपिल जी, आप पर रिएक्शन लेती हूँ, आप जवाब देना चाहते हो, उसके बाद संजय गुप्ता भी। जी, दरअसल मैं पराशर साहब की बातों से पे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, बोलिए। उसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहूंगा जरूर। इसलिए कहूंगा कि देखिए, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी तो उत्तर प्रदेश के हैं नहीं। अगर वो उत्तर प्रदेश के होते तो माँ गंगे ने बुलाया था, गंगा का पाठ लाशों से नहीं पटा होता, और ना उनके वाराणसी क्षेत्र की दोनों एमएलसी सीटें हमने जीती हुई थी। इसके मतलब उन्होंने बनारस के लिए जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया, वरना हम शिक्षक सीट भी जीते हैं, स्नातक सीट भी जीते हैं, दोनों पढ़े लिखों की सीट है, और दोनों लोग बहुत आराम से इस बात को जानने वाले हैं कि क्या चीजें पूरी हुई और क्या चीज संकल्प पत्र का वादा पूरा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी का ओरा क्या है? तो वो अगर धर्मवाद की, छद्म राष्ट्रवाद की नीतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप विकास का ओरा देखें तो ओरा विमुख हैं। ये पूरी पार्टी ओरा विमुख है। मैं इसलिए कहता हूं कि जब देश की जीडीपी आपके 10% पे दी गई थी, आपको बेरोजगारी दर 2.47% पे दिया गया था, तो आपने कोरोना काल के पहले ही 3% पे आपने जीडीपी ला दी थी, और कोरोना काल के पहले ही आपने 9% पे बेरोजगारी दर ला दी थी। और कोरोना काल में आपका मैनेजमेंट इतना मिसमैनेजमेंट रहा कि आपको सारी अदालतों ने एक लाइन से जो है वो आईना दिखाने का काम किया। मैं बार बार उन चीजों को नहीं दोहराना चाहूंगा। तो कोई औरा नहीं है, विकास के नाम का कुछ औरा नहीं। इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा ही प्रोजेक्ट था, जिसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहते हैं। हाँ। सारा अलाइनमेंट हमने करके दिया था, सारी भूमि अधिग्रहण हमने करके दी थी, हमने 3 बार उसमें बजट दिया था। बावजूद उसके 8 लेन को इन्होंने 6 लेन कर दिया। बलिया की कनेक्टिविटी गोरखपुर से होते हुए जो जा रही थी उसको खा लिया। एक स्पेशल कनेक्टिविटी गोरखपुर से बनारस की देने की कोशिश की, वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। गड्ढे में सड़क है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कहाँ उद्घाटन हुआ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने 6 लेन कर दिया। आपने शौचालय से लेकर के उसके पटरी पे बनने वाले आपने मंडियों को भी समाप्त कर दिया, बावजूद उसके आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। तो ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। डिफेंस कॉरिडोर आप दे नहीं पाए। आपने जो बुंदेलखंड के अंदर वादे किए वो आप पूरा नहीं कर पाए। आपने ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष आपको घेरने की तैयारी में आगामी चुनाव में, ये मुद्दे छूटेंगे नहीं। इन मुद्दों पर आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बाद में जवाब दीजिएगा। आप मेरे बाद में जवाब दीजिएगा। कपीस भाई, आपके हिसाब से जवाब नहीं देंगे कपीस भाई। कपीस भाई, आलोक जी, मैं रवि प्रकाश एक एक आलोक जी सुन लेते हैं, आलोक जी सुन लेते हैं। एक बार कपिल जी की बात पूरी हो जाए उसको बताती हूँ ना आपके पास रिएक्शन लेने के लिए। सर देखिए, सरकार आपकी है, जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा सर, लेकिन सुनना भी सीखिए। ठीक है आलोक जी, आलोक जी, कपिल जी बोलिए जल्दी। पराशर साहब से प्रश्न कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है कपिल जी, वापस मुद्दे पर आते हैं सर। कपिल जी सवाल पर, हाँ बोलिए। जी मुद्दे पे देखिए कपीस भाई साहब ने, कपीस भाई उस पर आप बोलते हैं, इस पर हम बात करते हैं।
अरे आपसे बात ही नहीं हो रही है। अरे हमारा मुद्दा क्या? अरे भाई शांत हो जाओ ना मेरे भैया। अरे बाबू, आलोक जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एक बार कपिल जी को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद सर आप ही के पास आऊंगी, रवि पाराशर से मैं रिएक्शन लूंगी। सर समय की कमी है, मुझे फाइनल कमेंट भी लेना होगा, प्लीज जल्दी जल्दी बात करनी है, बात कर लेने दीजिए। मैं पराशर साहब से बात कर रहा हूँ, आपसे बात ही नहीं कर रहा। मैंने सुन लीजिए, मैं पराशर साहब की बातों का जवाब दे रहा हूँ और प्रियंका जी से जुड़ा हुआ बात कह रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से पराशर साहब ने, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो अपनी आत्मा की आवाज नहीं रोक पाए, और उन्होंने अमित भाई को ये प्रवक्ता पद का एक पाठ भी सुनाया कि आपको ये उठाना चाहिए था कि जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कोई अस्मिता से जुड़ी हुई मामला उठाएं तो आप राजस्थान में उठा लो, आप और पंजाब में उठा लो। लेकिन चक्कर ये है कि पराशर साहब वहां पर विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, जो हमेशा चूड़ी खनकाती हैं। वहां क्यों नहीं जाके खनका रही हैं? ठीक है, रवि पाराशर जी से रिएक्शन लेते हैं। अगर कांग्रेस सर समय की कमी है, जल्दी जल्दी, उसके बाद संजय गुप्ता जी। ठीक है, रवि जी आवाज मिल पा रही है? उठाएंगे और आप देखिए कपिल जी, ठीक है, कपिल जी आप सुन लेते हैं। कपिल जी समय की कमी है सर, जल्दी जल्दी से प्लीज, मुझे कंक्लूजन पर भी आना होगा फिर। रवि जी जवाब देना चाहते हैं। कपिल जी वो कॉम्पिटेंट आदमी है, आप कपिल जी मैं देखिए एक पत्रकार होने के नाते जो ऑब्जर्वेशन मुझे लगा मैंने किया, एक सवाल का जवाब मैं और चाहता हूं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप जानते होंगे। तो जो आंकड़े आप अपने पक्ष में सरकार के विरोध के रूप में गिना रहे हैं, ऐसे ही आंकड़े सरकारों के पास और सरकारों के जो प्रो अर्थशास्त्री होते हैं उनके पास होते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई। इससे हटके अगर हम पॉलिटिकल इशू पे आए तो मुझे एक चीज थोड़ा सा अगर आप समझा पाए कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इससे क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पे या काडर जो उनका है, अब तो समाजवादी पार्टी को भी मैं काडर बेस्ड पार्टी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री की वजह से क्या पॉलिटिकल गेम यूपी का इस बार थोड़ा सा कुछ दिलचस्प या रोचक हो सकता है, या कुछ बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा? और प्रियंका की एंट्री को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा सर। कपिल जी फाइनल कमेंट भी आपका इस पर। वो है ही नहीं जी, थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि पराशर साहब ने समय की थोड़ी कमी है, माफी के साथ, क्योंकि मुझे फाइनल कमेंट सबके वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप अरे कपिल भाई बहुत छोटे पराशर साहब, अब देखिए वो बोलने नहीं दे रहे हैं। आलोक जी प्लीज थोड़ा सा समय है, उसे जाया मत कीजिए। सुन लीजिए आलोक जी सुन लीजिए। कपिल जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद आलोक जी आ रही है, जवाब दे लेने दो। बोलिए कपिल जी। अरे जवाब दीजिए ना, बोलते जा रहे हैं। यार आलोक जी को डाउन कीजिए, मुझे फाइनल कमेंट लेना होगा। कपिल जी बोलिए जल्दी से, उनकी आवाज डाउन करवा दीजिए। बोलिए सर बोलिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, पराशर साहब ने बहुत गंभीर और अच्छा मसला उठाया। मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी पार्टी की मजबूती किस चीज से पता चलती है, उसके संगठन से, उसके बूथ स्तर पे जो लेवल का कार्यकर्ता होता है, और इतिहास में उसने कई बार चुनाव जीता है और उसकी वहां उत्तर प्रदेश में कितनी दावेदारी रही है। तो इसमें आपने देखा कि 4 बार हमने सरकारें बनाई हैं, हमारी पिछली विकास के कार्य रहे हैं। नहीं सुन लीजिए, मैं जवाब दे दूं। अब ओवैसी साहब इससे पहले 38 जगहों पर चुनाव लड़े थे, 0.2% उन्होंने वोट पाया है, तो वो क्या हमें डेंट दे जाएंगे? चीज ये है कि आज तक वो उत्तर प्रदेश की आवाज उठाते नहीं रहे, एक आंदोलन उनके लिए किया नहीं है, कैसे जनता उनसे जुड़ जाएगी सिर्फ एक धर्म के नाम पे? तो ये उत्तर प्रदेश बिहार से सीख चुका है, बंगाल से भी सबक ले लिया है। इसलिए जो चीज सोची जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या हमारे साक्षी जी महाराज की तरफ से, वो दाल इनकी नहीं गलेगी। ठीक है, आलोक वर्मा जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। प्रियंका गांधी को भी इंक्लूड करते हुए क्या कहेंगे आप? देखिए, तमाम चुनौतियां आपके सामने, तमाम विपक्षी दल पुरजोर कोशिश में लगे हुए, कितना चैलेंज कर पाएंगे आपको? भारतीय जनता पार्टी में हमारा एक नारा होता है कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, और जो बंटवारा है उसमें भी हमारा है। तो ये मान के चलें कि 2014 से लगातार जिस तरीके से हम शानदार जीत हासिल करते रहे हैं समाजवादी पार्टी। अब देखिए, मैं चुप रहा था। सर जल्दी से आलोक जी फाइनल कमेंट सर, समय की कमी है, मुझे वाइंड अप भी करना होगा, जल्दी से। 2017, 2019, 20, 21 और 22 पे भी हम किस तरीके से फतेह हासिल करने जा रहे हैं। कपिल भाई जी बहुत दिन नहीं है, 4 से महीने प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा लीजिए। काशी क्षेत्र की दोनों एमएलसी सीट आप हार गए। कालीचरण जी आपका फाइनल कमेंट मैं चाहूंगी। कालीचरण जी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद समीकरण कितने बदलते हुए?
असर पड़ेगा स्वाभाविक रूप में। हाँ। वो राष्ट्रीय पार्टी की बड़ी लीडर है, उनके ठीक आने है। से असर पड़ेगा ठीक है। स्वाभाविक रूप में। विपक्षी दलों में इसके अब वो कितना असर पड़ेगा उसके लिए करना होगा इंतजार। चलिए रवि पाराशर, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। देखिए, पब्लिक लोकतंत्र में लोक और तंत्र दो चीजें होती हैं, ठीक है, और लोक के विवेक पर भी पॉलिटिकल पार्टियों को भरोसा करना चाहिए। कांग्रेस को ठीक है। यूपी में तो अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है कि एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और आप चार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, तो 1+4 का जो फॉर्मूला होता है बड़ा घातक और बड़ा, उस पर भी तो कांग्रेस को गौर करना होगा। ठीक है, संजय गुप्ता जी फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। देखिए, मैं कहना चाहता हूं पराशर साहब, आपके मैं वक्तव्य का सम्मान भी करता हूं। हमारे पास रोड मैप है। कांग्रेस की सरकार आएगी, बेरोजगारी भत्ता 72,000 रुपये देंगे, किसान को अधिकार देंगे, मजदूर को अधिकार देंगे, दलित को इज्जत मिलेगी, अल्पसंख्यक को मिलेगी, व्यापारी को जो एमएससी में एमएसएमई के 20 लाख करोड़ रुपया ये बीजेपी खा गई है उसको हम वापस दिलाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं ये प्रियंका नहीं, एक आंधी है, यूपी के अंदर दूसरी इंदिरा गांधी है। ये मैं कहकर खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बस फिलहाल इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। तो फिलहाल करना होगा इंतजार। जो प्रियंका गांधी के जादू की बात कही जा रही है वो किस हद तक चलता है, क्या कुछ परिणाम उसका निकलता है, किस हद तक प्रियंका गांधी लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि दशकों का सूखा है यहाँ यूपी में कांग्रेस के लिए। किस हद तक वो उस सूखे को खत्म कर पाती है, इसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।